की न्यूज, खबरों का सारथी। निकाय चुनाव के लिए प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार। 4 अक्टूबर को होगी प्रवर समिति की बैठक। सरकार ने हाईकोर्ट में निकाय चुनाव 25 दिसंबर से पहले कराने का किया वादा। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के दोबारा ओबीसी सर्वेक्षण की अनुपूरक रिपोर्ट तैयार। 1-2 दिन में सरकार को सौंपेगा आयोग। 1 अक्टूबर से दून आईएसबीटी में नहीं होगी अनुबंधित बसों की पार्किंग। परिवहन निगम ने एमडीडीए को पार्किंग वापस कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय परिवारों को तोहफा। वर्ष 2027 तक बढ़ी मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना। शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की होगी गणना। प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य में संबंध में सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करें। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता ने बुलाई समीक्षा बैठक। ऊर्जा निगम के 2 जेई निलंबित, आदेशों की अवहेलना और काम में लापरवाही पर आरोप। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका द्वारा आरटीआई द्वारा शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और पर्यटकों के लिए नैनीताल की माल रोड से जू तक शटल सेवा चलाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरटीओ द्वारा शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के साथ ही 4 इलेक्ट्रॉनिक वाहन को ट्रायल की अनुमति प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि नैनीताल नगर पालिका द्वारा उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर आरटीओ द्वारा माल रोड से जू तक शटल सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने और माल रोड से जू तक शटल सेवा के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया था। देखिए, नगर पालिका की तरफ से जो आरटीओ ने एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया था नैनीताल में परमिट को रोकने के लिए, तो नगर पालिका ने जू शटल सेवा के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एप्लीकेशन डाली और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो जो उन्होंने हम रेस्ट्रिक्शंस लगाया है आरटीओ ने, उसको समाप्त किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फॉर ट्रायल बेसिस इनको परमिट कर दिया है और उसको जू शटल सेवा टू दी जू तक चलाने की अनुमति दी है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन शटल सेवा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि रोड कंजेशंस जो है उसको देखते हुए अगर रोड में कंजेशन कम होता है और ठीक ठाक रहती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां भीमताल क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार ने एक पर्यटक को टक्कर मारकर झील में गिरा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने वोट की सहायता से पर्यटक को बमुश्किल बाहर निकाला। साथ ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। भीमताल के तल्लीताल क्षेत्र में बुलंदशहर से आया स्कूली पर्यटकों का दल घूम रहा था। यहां भीमताल डैम के पास दल में शामिल एक शिक्षक को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। इससे पीड़ित शिक्षक सीधे गहरी झील में जा गिरा। ये नज़ारा देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बोट चालक व उसके साथी को बुलाकर उनकी मदद से रेस्क्यू शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिक्षक सहित बच्चे झील किनारे फोटोग्राफी करा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पर्यटक ग्रुप की शिकायत पर दुर्घटना को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हम स्कूल का टूर लेके आए थे बच्चों का, और यहाँ ये इतनी तेज़ बाइक चला रहा था कि 2-3 बार एक्सीडेंट होने से और लोगों से भी बचा। एक हमारे टीचर का एक्सीडेंट हुआ कि उसके पैर में चोट आई और वो आदमी इस ताल में जा गिरा, जो नाव वालों ने बड़ा मुश्किल से बचाया। और इस लड़के ने फ़ोन करके और वहाँ यहाँ के 15-20 लड़के और बुला लिए जो हम पर मारने के लिए हावी थे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे साथ। ठीक है, पुलिस मौके पर आ गई है ना? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई। ठीक है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीती रात 8 ग्रामीण द्वारा देहरादून बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलीधार देवप्रयाग के पास एक गाड़ी के खाई में गिर जाने की सूचना थाना देवप्रयाग को दी गई। थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत ने बताया कि उनके साथ तहसीलदार देवप्रयाग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 100 मीटर गहरी खाई से एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया, जो कि घटनास्थल पर ही मृत अवस्था में पाया गया। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति की पहचान चंडीगढ़ निवासी 37 वर्षीय सूरज मदान पुत्र चरणजीत सिंह मदान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि ये व्यक्ति दिल्ली से चमोली जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। बताया कि सूचना मृतक के घर वालों को भी दे दी गई है और शव को श्रीनगर बेस हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। खाल ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई कि वैचली खाल धौलीधार के पास कोई गाड़ी गिर गई है। मैं थाने से अपने फोर्स सहित वहां मौके पे पहुंचा तो देखा कि गाड़ी काफ़ी नीचे गई है। रात्र का समय और अंधेरा होने के कारण जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, झाड़ियाँ भी काफ़ी बड़ी थी। फिर भी हम लोग रेस्क्यू करते हुए नीचे पहुँचे तो देखा कि एक वैगनार गाड़ी जो दिल्ली नंबर की है वह काफ़ी नीचे और क्षतिग्रस्त हो रखी है। करीबन 100 मीटर नीचे रोड से गिरी हुई थी। आसपास का भी सर्च किया गया तो पास गाड़ी के पास झाड़ी में ही एक डेड बॉडी मिली, जो संभवतः उसी ड्राइवर की है और उसका वहाँ पे आधार कार्ड मिला, फ़ोन मिला और उसके गाड़ी में बैग मिले। जानकारी की तो उसका नाम सूरज मदान चंडीगढ़ का रहने वाला है और ज्ञात हुआ इसके परिजनों से कि यह जो है अकेला ही दिल्ली से चमोली की तरफ जा रहा था, कोई अपना प्राइवेट काम करता है। रेस्क्यू कर मौके से उसकी डेड बॉडी को ऊपर रोड तक लाए और उसके बाद श्रीनगर हॉस्पिटल भेज दिया गया था। परिजन पहुंचने वाले हैं और पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 सितंबर तक मानसून की बारिश की उम्मीद भी जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 25 सितंबर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बदलाव 28 सितंबर तक दिखेगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। पच्चीस के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए और कहीं कहीं पर जो है जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं वो मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ़ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। और साथ में जो हवा की दिशाओं में भी परिवर्तन है, अभी तक वो नहीं आया है। जो मानसून का एक तरह से जो है साउथ ईस्टर्ली विंड्स है वो अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स को लेंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर उसी वजह से ये जो है इस समय बढ़े हुए आपको दिख रहे हैं। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को घर घर तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों को बताकर लोगों को पार्टी का सदस्य बना रही है। आपको बता दें कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान गतिमान है। उत्तराखंड में भाजपा ने 7 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का दावा किया है। वहीं इस अभियान के तहत बीजेपी ने 20 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत भाजपा के साथ ही बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भाजपा के सदस्यता अभियान पर तंज कसा जा रहा है। साथ ही भाजपा के वन नेशन वन इलेक्शन के दावे को भी हवा हवाई बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे चुनावी लाभ लिया जा सके।
कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा छोटे से राज्य उत्तराखंड में पिछले 1 साल से निकाय चुनाव नहीं करा पाई, बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है। इसके अलावा केदारनाथ का उपचुनाव सरकार समय पर नहीं करा रही। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की बात बेईमानी है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने की इच्छा, व्यवहारिकता और कैसे लागू होगा, इस पर नई बहस छिड़ गई है। वहीं उत्तराखंड में निकाय और उपचुनाव अब तक ना कराए जाने पर विपक्ष ने भाजपा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हजारों करोड़ रुपए बचेंगे, समय की बचत होगी, चुनाव की वजह से बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी बचा जा सकता है, जिससे विकास प्रभावित होता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे घर घर तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि देश के साथ ही उत्तराखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को काफी मेहनत के बाद भी सदस्य नहीं मिल रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को अव्यावहारिक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उत्तराखंड में सरकार निकाय और केदारनाथ उपचुनाव को समय पर नहीं करा पा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। निश्चित ही आप खुद इस बात के गवाह है। मंत्री जी ने 3 बार आप लोगों के सामने वक्तव्य दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद यू टर्न लिया और हर बार कार्यकाल बढ़ाया। और मैंने कहा था अंधा बाटे रेवड़ी वाली बात भी कही थी। प्रशासकों से अपने कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे काम, ठेके इत्यादि देने का काम इस बीच चला है। और अब जो है आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण का अभी तक कुछ पता नहीं है और कौन सी सीट क्या होगी उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए सशंकित हम भी हैं। हरिद्वार के पंचायत चुनावों से हम डरे हुए भी हैं कि उसमें जिस तरीके से धांधली हुई थी, कहीं वही ये इन सब इलेक्शनों में भी तो नहीं करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ तो उनको कहना है। जहाँ तक एक देश और एक चुनाव का सवाल है तो निश्चित तौर पर एक अपने आप में क्रांतिकारी कार्य है और इससे एक नए इतिहास की रचना होने वाली है और इससे देश का बहुत हित होगा। जहाँ तक उत्तराखंड में जो चुनाव की बात है तो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो राज्य सरकार ने नहीं कराना है। उसका जो आयोजन है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा और उसके लिए अभी समय है। जब आयोग चाहेगा कि संविधान सम्मत जो सीमा होती है इसमें कब कराना है तो ये निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा। वही तो देश को जुमला देते देते इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने ही जुमले में फंस गई। बड़ा डंके के साथ और गाजे बाजे के साथ महेंद्र भट्ट ने कहा था कि जितने मतदाता हैं प्रदेश के अंदर उतने हम सदस्य बनाएंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी से, 13 विधायक ऐसे जिन्होंने 100 भी नहीं बनाए पिछले 1 महीने में, 7 विधायक ऐसे जिन्होंने 50 भी नहीं बनाए और आपके संगठन महामंत्री जो हैं लीपापोती करते हुए कह रहे हैं हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा है, गांव में मोबाइल के टावर्स नहीं आ रहे हैं, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये किसकी किरकिरी हुई भैया? 7 साल से तुम लोग हो सत्ता में, अगर गांव में इंटरनेट, एक तरफ तो डिजिटल इंडिया का डुगडुगी पीट रहे हो, दूसरी तरफ गांव में तुम्हारे नेटवर्क नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा आंकड़ों की बाजीगरी में सिद्धहस्त तो है ही। हम तो खुद ही कह रहे हैं टारगेट डेट आते आते देखिएगा, फर्जी 15-10 हजार दे रखा है ना एक विधायकों को, टारगेट 15,000 बनाएगा हर विधायक। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया और इसके बाद हमी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। इस बीच नगर निकाय संशोधन विधेयक को लेकर गठित प्रवर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे मानकों पर चर्चा हुई। शहर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समिति की बैठक के दौरान ओबीसी सर्वे को लेकर चर्चा हुई और अगली बैठक अब 4 अक्टूबर को बुलाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बैठक पे बैठक कर इसे आगे बढ़ा रही है जिससे चुनाव से बचा जा सके। देखिए, प्रवर समिति की आज जो हम लोग बैठे हैं और प्रवर समिति के हमारे सभी सम्मानित साथी उसमें मौजूद थे, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं।
और इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जो आयोग के अध्यक्ष थे BS वर्मा साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारी इस बैठक में समय दे सकें। तो मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो आए और उन्होंने अपने जो भी जिज्ञासाएं हमारे माननीय विधायकगणों की थी उनको उन्होंने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छे हेल्दी डिस्कशन हुआ है। सभी लोगों ने अपने अपने विषय और सुझाव रखे हैं। अभी हम एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। देखिए, सरकार सिर्फ बैठकों में मस्त है। सरकार तानाशाही में जो है चरम पर है। तानाशाही सरकार की किसी भी तरीके के जनहित के मुद्दे वो धरातल पर नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव से लगातार सरकार जो है वो भागने का काम कर रही है और एक तरफ जिस तरीके से कल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस हैसियत के साथ जो है वो विपक्षी दलों को जो है निमंत्रण देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो इनको शामिल होना चाहिए। ये सरकार के काम है, सरकार का दायित्व है। सरकार कहीं भी विपक्ष को जो है साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ ये बैठकों तक ही सीमित है। निर्णय सरकार कहीं नहीं ले पा रही है। देखिए, तय समय में सारी चीजें होंगी। उपचुनाव का भी तय समय है, उसकी तो संवैधानिक बाध्यता है, तो चुनाव होगा। कांग्रेस को केवल और केवल बोलने के लिए जो है कुछ ना कुछ चाहिए। उनके पास मुद्दे नहीं है, वो विकास के मुद्दे पर हमारे सामने बात नहीं कर सकते। वो इस प्रदेश से बार बार जो है जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णय ये है मोदी सरकार का और आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ रुपए जो है भारत के इस देश के बचने वाले हैं इस निर्णय से और ये दूरगामी परिणाम इसके होंगे। कांग्रेस को तो इस देश से, इस देश की आर्थिकी से, इस देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर एक और जहां देश एक चुनाव को बीजेपी बड़े परिवर्तन के रूप में बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अब व्यवहारिक और बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में निकाय चुनाव समय पर न कराकर बीजेपी ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? आखिर क्यों केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ नहीं की गई? देखना होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार आगे क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का और खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां महिला से दुष्कर्म और महिला की 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया। बोरा को बुधवार को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की 5 टीमें मुकेश बोरा की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने मुकेश बोरा को भगाने वाले लोगों को भी सह अभियुक्त के रूप में विवेचना में जोड़ा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के रामपुर से पुलिस ने मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया है। SSP MP ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 2500 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। गौरतलब है कि दुग्ध संघ में काम करने वाली महिला ने मुकेश बोरा पर दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला की तहरीर पर मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होते ही बोरा फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। बोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बोरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये लालकुआ थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की FIR में दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष है मुकेश बोरा, वो पहले दिन से ही वांटेड थे और इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें अलग अलग जगह गई और आज जो हमारी टीम है इसको ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस कंटिन्यू प्रयास कर रही थी। कुछ लोगों के द्वारा अभियुक्त को सहायता की गई और उसकी मदद की गई, जिसकी वजह से अभियुक्त बहादुर रूप से फरार रहा और जिन लोगों ने मदद की उनको भी विवेचना में पुलिस ने शामिल किया। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएंगी। इस संबंध में आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश
है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा से प्रभावित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान प्रदेश में आपदा के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर सड़कों का अस्थायी ट्रीटमेंट करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि मरम्मत के दौरान जनता को परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाए। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं या घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। हाँ, अब आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है उनको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। खाद्य संरक्षा विभाग ने लड्डू समेत तमाम मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। वहीं अपर आयुक्त FDA ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य संरक्षा विभाग को उत्तराखंड के सभी जिलों में मिठाई, घी और मक्खन की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी ब्रांड के देसी घी और मक्खन और मिठाइयों की जांच कराकर परखा जाएगा कि उनमें कोई मिलावट है या नहीं। सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को देहरादून में घी के 10 सैंपल लिए गए, हल्द्वानी में 5 सैंपल घी के, जबकि 6 सैंपल लड्डू और अन्य मिठाइयों के लिए गए। इसके साथ ही देहरादून में मिल्क क्रीम के 7 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में भी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कराई जा रही है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप